वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सैन्य विज्ञान के बारे में। सैन्य विज्ञान की अगर बात की तो उसमें आपको मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना होता है। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, सैन्य विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, नहीं मिलिट्री साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपको एक यूनिवर्सिटी है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसमें आपको DSS 104 वाला जो पेपर होता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी विश्वविद्यालयों में जिन्होंने अगर सैन्य विज्ञान माइनर में ले रखा है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर में ले रखा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, जैसे कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, MJPRU हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर। ठीक है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो ये कई विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर है। ठीक है, तो आपका जो एक प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय का तो कल लगा हुआ है पेपर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है DSS 104 के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चलें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैनिक एकेडमी जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी या भारतीय सैनिक एकेडमी की अगर बात की तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? भारतीय वायुसेना अकादमी की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की जो अकादमी है ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ पर है? इंडियन नेवी एकेडमी जो है कोच्चि में है, कोचीन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको आप CRPF बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सीमा सुरक्षा बल जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में BSF, BSF की स्थापना कब हुई थी? बताएं, BSF की स्थापना कब हुई थी? तो BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1965 करेक्ट आंसर हो जाएगा। BSF की स्थापना कब हुई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की? तो वो हुई थी 1965 में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC जिसको आप बोलते हैं, राष्ट्रीय यानी नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं NCC को, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। किस डेट को हुई थी? तो 16 अप्रैल 1948 को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको CISF बोलते हैं, CISF बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? CISF। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो है सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, CISF। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई है, 10 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। होम गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो होम गार्ड की स्थापना जो करी गई है ये 1962 यानी कि 6 दिसंबर 1962 में करी गई है। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, उसमें सैनिक जो कि कम पड़ गए थे या कुछ हुआ था, तो इस कारण से उस युद्ध के बाद में, चाइना के युद्ध के बाद में, जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद में होम गार्डों की भर्ती भी शुरू हो गई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, भारत के जो है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो बलदेव सिंह बने थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा बताएं, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग जो है वो प्रक्षेपास्त्र जो है, ये टैंक मतलब वो एक प्रकार से प्रक्षेप रोधी है, मतलब रोधी प्रक्षेपास्त्र है, प्रथम टैंक रोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। प्रश्न है, भारतीय वायुसेना एक्ट यानी इंडियन एयरफोर्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो भारतीय वायुसेना एक्ट जो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो बेलिंगटन, नीलगिरी पहाड़ियों और तमिलनाडु यहीं पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बेलिंगटन में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रथम नौसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम नौसेना अध्यक्ष की अगर बात की तो उनका नाम था वाइस एडमिरल RD कटारी। RD कटारी का फुल फॉर्म है, आप अगर जानते होंगे तो या नहीं जानते हैं तो RD का मतलब होता है रामदास। ठीक है, तो वाइस एडमिरल रामदास कटारी इनका पूरा नाम है। 1958 एक प्रकार से में अध्यक्ष थे, प्रथम नौसेना अध्यक्ष के, सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? प्रथम थल सेनाध्यक्ष थे 1949 से 1953 तक जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताइए, वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 से 1960 तक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा ये बताइए, प्रथम स्वदेशी निर्मित व स्वदेशी डिजाइन वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो पृथ्वी है, 1988 में बना था। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। बताएं, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा ही किस आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, अच्छा, कौटिल्य ने राजा का नेत्र और मुंह कहा था गुप्तचर को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौटिल्य ने राजा का नेत्र और मुख किसको कहा था? गुप्तचर को कहा था। और कौटिल्य ने जो है एक प्रकार से राज्य के कुल कितने तीर्थ बताए थे? 20 तीर्थों के बारे में, राज्य के बारे में बताया था, मंडल सिद्धांत दिया। ठीक है, कौटिल्य ने। कौटिल्य एक प्रकार से बहुत ही विद्वान आदमी थे। इन्होंने चाडुगल नीति या चाडुगल सिद्धांत दिया जो कि विदेशी नीति से रिलेटेड है। ठीक है, मंडल सिद्धांत दिया विदेशी नीति से रिलेटेड। ठीक है, विजिगीषु राज्य की बात, या तमाम प्रकार के ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें इन्होंने करी। अर्थशास्त्र इनकी रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न आपसे पूछा गया, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा ही किस आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया? तो वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न दंड संबंधी सिद्धांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 8 वर्गों में कौटिल्य ने विभाजित किया है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजा मतलब राज्य को प्रत्यंग भूत किसने कहा? राज्य को प्रत्यंग भूत कौटिल्य ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है। कैसे? एक गांव में कहावत तब्बे से चली आए कि मुँह में चीनी रखी हुए स्वाद न लियो, देखे तो हो ही नहीं सकते। यानी कि जो है कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जीभ पर अगर आप कुछ रखें तो स्वाद जरूर आपको मिलेगा। कौटिल्य का कथन किस संदर्भ में था? भ्रष्टाचार के संदर्भ में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था भैया? ऐतिहासिक और अनुभूति मूलक पद्धति का प्रयोग किया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया? तो कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया? इंद्रिय जयी शासन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रिया मतलब प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह कथन किसने कहा था? कौटिल्य का ही कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से कौन सा है? तो इनमें से जो कौन सा है वो है दंड नीति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य, मुख्य विषय। अगला प्रश्न, कौटिल्य की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है? कौटिल्य की व्यवस्था जो है राज्य की वो प्रजा कल्याणकारी है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है? 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया कौटिल्य ने। अगला प्रश्न, कौटिल्य कूटनीति के 4 साधनों का उल्लेख किया है जिनमें शामिल नहीं है। तो देखिए, साम दाम दंड भेद, ये 4 शामिल हैं, वर्ग नहीं शामिल है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग अधिनियम कब पारित हुआ? अच्छा, कौटिल्य के अनुसार 7वां जो अंग है राज्य का वो कौन सा है? सप्तांग सिद्धांत जो दिया था उसमें आप देखेंगे मित्र जो है सप्तांग सिद्धांत का लास्ट है। सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक अरस्तु हैं। ठीक है, सॉरी अरस्तु बोल रहा हूँ, कौटिल्य हैं। ठीक है, यानी कि चाणक्य जी हैं। सप्तांग सिद्धांतों में 7 अंग कौन कौन से होते हैं राज्य के? पहला होता है स्वामी यानी राजा, दूसरा होता है अमात्य यानी कि जो पुरोहित या मंत्री होता है वो, तीसरा होते हैं जनपद यानी कि जो भूभाग होता है वो, चौथा होता है दुर्ग यानी कि जो किला होते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा 5वां होता है आपका कोष यानी खजाना, छठा होता है दंड यानी दंड देने का यानी कि जो एक प्रकार से प्रावधान होता है वो, नियम कायदे, और 7वां होता है मित्र। ठीक है, यानी राज्य का मित्र एक राज्य होना चाहिए। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। रेगुलेटिंग अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग अधिनियम जो है कब पारित हुआ था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। रेगुलेटिंग अधिनियम जो पारित हुआ था 1773 में पारित हुआ है। रेगुलेटिंग अधिनियम, ये बात आप ध्यान रखिए, कब पारित हुआ है? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, रेगुलेटिंग अधिनियम कब पारित हुआ? 1773 में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसी
ने किस की सहायता की थी? बताएं किसकी सहायता की थी? तो चांदा साहब की सहायता की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। किस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? किस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी? कलकत्ता की स्थापना करी थी किसने भैया? तो जाब चारनाक ने करी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी? सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी भाई? फटाफट से आप बताएंगे। सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब था। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसको बी ऑप्शन काट करके लिख दीजिएगा, सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, डलहौजी की हड़पने की नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हो पाया था? देखिए, झांसी, सतारा और संभलपुर हो गया था, अवध जो है बचा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लेकिन उसको भी कर लिया था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाला कौन था? तो मीर जाफर था। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, 23 जून, 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी भैया? तो 20 जून 1756 ईस्वी को कोलकाता में घटित हुई थी ब्लैक होल की घटना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत, बताएं तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका तबकात ए नासरी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तबकात ए नासरी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर जो अधिकार था वो किस वंश का था? तो गढ़वाल वंश का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? तो गढ़वाल वंश के किस जो है शासक का शासन था? जयचंद का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर का युद्ध हुआ था, ये 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ये बात ध्यान रखें। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था भैया 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को रपटा रपटा करके मारा था पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है, और भाग निकला था वो। लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि इसको धोखे से एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। तो पृथ्वीराज चौहान मारा गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो द्वितीय युद्ध में हराया था तराइन के 1192 में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध में 1194 में। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगला क्वेश्चन से, गुजरात जो अनिलवाड़ा का युद्ध है किसके बीच में हुआ था? तो गुजरात यानी अनिलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था भीम सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1178 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था भैया? बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करी थी? तो मोहम्मद गौरी के दास ने, खास करके बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करी थी, बख्तियार खिलजी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे कई प्रश्न। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? 1179 में पेशावर जीता था। अच्छा बताइए, हजार दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रकार से वो चेला था। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
बिल्कुल, युद्ध किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध से, ठीक है, बिल्कुल 1192। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। क्लियर? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उनको मार करके गद्दी पर बैठा मुगल एम्पायर की 1526 में कौन? बाबर। ठीक है, बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। ठीक है, हुमायूं शब्द का। अकबर का पुत्र था हुमायूं। अस्करी जो है जिंदाल, अस्करी, हिंदाल और ऐसे थे, 4 पुत्र थे। ठीक है, इसका बख्तियार खिलजी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, शेर शाह ने मुख्य सड़कों पर सब सराएं बनवाई थी? कितनी सराएं? शेर शाह ने मुख्य सड़कों पर सराएं जो बनवाई थी 1700 के आसपास बनवाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? तो पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर जो है किस बादशाह के समय में हटा दिया गया था? तो हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर जो है ये अकबर ने हटवाया था 1563 में। ठीक है, आगे देखेंगे। जौनपुर में विद्रोह करने वाला अकबर का गवर्नर कौन था? जौनपुर में विद्रोह करने वाला अकबर का गवर्नर था खाने खाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अकबर के समय रणथंभौर किला पर किसका अधिकार था? तो सुरजन राय हाड़ा का अधिकार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बादशाह अकबर के समय इंग्लैंड पर शासन कौन कर रहा था? जेम्स प्रथम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अकबर के काल में प्रांत का गवर्नर कौन कहलाता था? प्रांत के गवर्नर को सूबेदार बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सूबों में बटा हुआ था। अकबर के प्रशासन में सबसे कम मनसब था? अकबर के काल में प्रांत मतलब अकबर के प्रशासन में सबसे कम मनसब था 10 का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सिख गुरु हुए? अकबर के शासनकाल में सिख गुरु रामदास, अमरदास और अर्जुन अर्जुन देव ये सब हुए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सलीम की राजपूत पत्नी जो थी जोधाबाई किस राजपूत राजा की पुत्री थी? तो सलीम की राजपूत पत्नी जो थी सलीम की, जोधाबाई, वो किस राजपूत राजा की पुत्री थी? वो मोटा राज उदय सिंह की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सलीम की शादी हुई थी जोधाबाई से, लेकिन जोधा अकबर का सीरियल बड़ा फेमस लोग कर देते हैं। ठीक है, जोधाबाई जो थी वो एक प्रकार से मतलब कि मोटा राज उदय सिंह की पुत्री थी। उनका विवाह हुआ था सलीम, यानी उनका लड़का था अकबर का सलीम, उनसे। अगला प्रश्न, जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ था कब? तो जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ था 1611 में, मई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद को मतलब गुरु गोबिंद को कैद करके कहाँ रखा था? तो ग्वालियर के किले में रखा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बादशाह बेगम की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो बादशाह बेगम की उपाधि नूरजहां को प्रदान की गई है। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की ओर से तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जो हुई थी उसमें मराठों की ओर से तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इब्राहिम गारदी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, 1761 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जानते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी बताइएगा? बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या करी थी 22 नवंबर 1774 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई
इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यहाँ कंपनी की पहली जीत थी यह, ठीक है, भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी, इसीलिए इस बक्सर की लड़ाई जो थी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, फेमस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट। बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764, बिल्कुल। 1757, बिल्कुल, ये दूसरी लड़ाई थी, या भारत की कंपनी की दूसरी जीत थी, इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती, दूसरी थी, क्योंकि पहली 1757 ईस्वी में ही हो गई थी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर इसके बाद प्लासी के युद्ध में जो कमी रह गई थी बक्सर के युद्ध में पूरी हो गई, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन है, दूसरा युद्ध था, कंपनी की दूसरी जीत थी। 1757 में पहली जीत थी और 1764 में दूसरी जीत थी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। तो यहाँ पर 1757 है नहीं, 1756 है, तो यहाँ पर 1757 कर लेंगे, यही बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 जून 1757। आगे देखेंगे, कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था और कलकत्ता से पहले किस नाम से जानते थे? तो कालीकाता कहते थे इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली जो बादशाह था इनमें से, वो आपका कौन सा था इनमें से? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महारानी एलिजाबेथ का संबंध है, महारानी एलिजाबेथ का संबंध किससे है भैया? तो इंग्लैंड की रानी थी ये, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला ठिकाना कहाँ बनाया था? पुर्तगालियों ने अपना पहला ठिकाना गोवा में बनाया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? बताइएगा, चीन के खिलाफ जो भारतीय सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल जो है वो तैनात रहता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और सुरक्षा बल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल, ठीक है, ये एक प्रकार से चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर सुरक्षा बल तैनात हैं। अगला प्रश्न, भारत चीन ने एक घातक युद्ध कब लड़ा था? तो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का रक्षा बजट क्या है? भारत का रक्षा बजट कितना है? 70 बिलियन के आसपास है यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर जो है 70 बिलियन यूएस डॉलर भारत का रक्षा बजट, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा लड़े गए किस प्रसिद्ध युद्ध की याद में विजय दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा लड़े गए किस प्रसिद्ध युद्ध की याद में विजय दिवस मनाते हैं? 1971 का युद्ध जो लड़ा गया था उसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, 16 दिसंबर को इस दिन एक प्रकार से विजय दिवस मनाने लगे हैं, डी सी 16, इसका 16 दिसंबर। अगला प्रश्न है यानी कि ए ऑप्शन, 1971। कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? कारगिल युद्ध का कोड नेम था ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध के अंत में विजयी भारतीय सैनिकों ने कारगिल में किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया था? तो कारगिल युद्ध के अंत में विजयी से भारतीय सैनिकों ने कारगिल में जो है एक पर्वत शिखर था, उसका नाम था टाइगर हिल, उस पर एक प्रकार से झंडा लहराया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन को दिया गया कोड नेम क्या था? तो वायुसेना का जो ऑपरेशन था उसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन सफेद सागर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध में कितने भारतीय सैनिक शहीद हुए थे? बताएं, कारगिल युद्ध में कितने भारतीय सैनिक शहीद हुए थे भैया? 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, और 1363 जो है भारतीय सैनिक घायल हुए थे, क्लियर। और कारगिल युद्ध हुआ था 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों से वापस ली गई सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी थी? तो थी तोलोलिंग, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कितने भागों में बांटा गया है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है,
ठीक है। वायुसेना, थल सेना और नौसेना। अगला प्रश्न है थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थल सेना, वायुसेना और जो नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इन तीनों का मुखिया कौन होता है? थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त मुखिया राष्ट्रपति होने लगा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय थल सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कौन है इस समय? मनोज पांडे जी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय वायुसेना का जो प्रधान होते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होते हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इस समय विवेक राम चौधरी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हरि कुमार, आर हरि कुमार हैं इस समय। अगला प्रश्न है भारतीय जल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? लेफ्टिनेंट, एडमिरल, कैप्टन या कमांडर? तो भारतीय जल सेना का जो उच्चतम रैंक है वो इनमें से होता है एडमिरल, सबसे बड़ा होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी रैंक्स का उच्चतम रैंक कौन सा इनमें से? सबसे उच्चतम रैंक होता है फील्ड मार्शल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? भारतीय वायुसेना का जो उच्चतम रैंक है वो मतलब एयर चीफ मार्शल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताएं कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? पुणे में अवस्थित है। ओके। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS साल्की नाम है उसका। भारत का सर्वोत्तम वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? खड़कवासला महाराष्ट्र में है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अच्छा बताए थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? कितने कमानों में? 7 कमानों में बांटा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान में सरी ए नौबत क्या था? बताएं। शिवाजी के अष्टप्रधान में जो सरी ए नौबत था वो क्या था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। तो अष्टप्रधान में जो सरी ए नौबत था ये सैन्य प्रधान हुआ करते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवाजी का जन्म हुआ था? तो सिवनेर के किले में, मतलब किस किले में हुआ था? सिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था शिवाजी का, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? यह युद्ध जो है साहू जी और ताराबाई, साहू जी इनके पुत्र थे, उनके बीच में हुआ था, मतलब इनके शिवाजी के। तो विजेता थे साहू, मतलब कि साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ था, जिनमें साहू जी विजेता हुए थे, विजयी हुए थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी जी के शासनकाल में अष्टप्रधान में सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान में जो सबसे बड़ा पद होता था वो पेशवा का हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक था बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने चौथा एवं सरदेशमुखी कर लगाया था? चौथा और सरदेशमुखी कर किसने लगाया था? शिवाजी ने लगाया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के गुरु कौन थे? बताइएगा सभी लोग फटाफट से। शिवाजी के गुरु कौन थे भैया? गंगा भट्ट या कोंडदेव या रामदास या भोसले? बताएं। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोंडदेव कहीं कहीं पर मिलता है लेकिन रामदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामदास इनके गुरु का नाम था। क्या नाम था इनके गुरु का? इनके गुरु का नाम रामनाथ इनके गुरु जी का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शिवाजी के। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? देखिए पुरंदर की संधि जो है इनमें से किसी युद्ध के बाद नहीं हुई थी, ये सब युद्ध बाद में हुए हैं। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य की तरफ से थे और जयसिंह जो थे मुगल सेनापति के तौर पर आए थे। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में 22 जून 1665 ईस्वी को ही ये संधि हो गई थी पुरंदर की। तो ये इनमें से किसी के द्वारा संधि नहीं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने उत्तराधिकारी संभाजी की हत्या, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी की हत्या किसने की थी? तो संभाजी की हत्या किसने की थी? मुखर्रब खान ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में किस सन में हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी 1665 ईस्वी में 22 जून को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, शिवाजी के माता का क्या नाम था? शिवाजी के माता जी का क्या नाम था? जीजाबाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। किसका भैया, किसका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में? गुरु नानक देव का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1539 में हो जाती है। कहाँ पर मृत्यु हुई है? तो इनकी मृत्यु भारत में हुई है, गुरु नानक देव जी की। 10वें गुरु हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खालसा की स्थापना किसने करी थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक देव 10वें नहीं थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। अगला प्रश्न, सिख सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, तो जाफरनामा को फारसी में किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा को लिखा था, तो गुरु अर्जुन देव ने बाबर की आत्मकथा को लिखा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र सिख साम्राज्य का संस्थापक था महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन थे? अंतिम सिख गुरु कौन थे भैया? गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम सिख गुरु थे। 10वें गुरु यही थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में करी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकाल तख्त जो बनाया गया था गुरु हरगोबिंद के द्वारा बनाया गया था। ये 6वें गुरु हैं, ठीक है, सिख धर्म के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा इनमें से? तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जान लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये सैन्य विज्ञान BA सेकंड सेमेस्टर का एक प्रकार से लेक्चर मैंने दे दिया। आप लोगों ने लगातार बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, तो मैंने सोचा बिल्कुल आपके लिए ये लेक्चर देना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।